नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अपना इस वीडियो में हम आगे वार्षिक हिसाब के प्रश्न हम लोग जो है सीख रहे हैं। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है। यहाँ पर एक आरके स्टोर्स का सकल तलपट आपको दिया गया है, जिसके अंदर आपको पहली एंट्री यहाँ पर सकल लाभ दी गई है। तो सकल लाभ दिया है, इसका मतलब कि व्यापार खाता बन चुका है। तो व्यापार खाते से आपको सकल लाभ या सकल लाभ हानि प्राप्त होती है। तो यानी आपको इस प्रश्न में जो है व्यापार खाता आपको नहीं बनाना है, सीधा आपको लाभांश खाता और पक्की तलपट आपको दो खाते जो है तैयार करने हैं। एक व्यापार खाता और दूसरा पक्की तलपट। तो अब यहाँ पर देखिए सकल लाभ तो कहाँ हो जाएगा, लाभांश खाते के जमा है तो जमा पक्ष में चला जाएगा ये, बराबर। उसके बाद है वेतन, इसको हम जैसे आपको बताया लाभांश खाते में उधार, सामान्य खर्च लाभांश खाते में उधार, कर बीमा लाभांश खाते में उधार, फुटकर देनदार है। अब देनदार है पक्की तलपट में लिखते हैं, उधार में है तो संपत्ति में लिखा जाएगा। अंतिम स्टॉक ये भी देखिए उधार में है, पक्की तलपट में है तो संपत्ति में लिखा जाएगा। आपको मैंने इस तरह उधार और जमा शेष या उधार और जमा बाकी के आधार पर मैंने समझाया था, उसी आधार पर इसकी एंट्री जो है समझना है। फिर उसी तरह से है बैंक ओवरड्राफ्ट है, पक्की तलपट में है, जमा है तो पूंजी दायित्व पक्ष में है। कमीशन लाभांश खाते में जमा है तो जमा। विज्ञापन खर्च है, उधार पक्ष में है, लाभांश खाते उधार। ब्याज ये भी जो है लाभांश खाते में उधार पक्ष में। फर्नीचर पक्की तलपट में है तो उधार में है तो संपत्ति। इस तरह से अभी हम सब व्यवहार लेते जाएंगे साथ साथ। पहले हम समाधान देख लेते हैं इसके अंदर। एक तो है वेतन, वेतन जो है वो 31/12/14 तक चुकाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वेतन जो है हमको शुरुआत में ही दिया गया है इसके अंदर ये, तो इसका मतलब कि वेतन पर समायोजन करना है, ठीक है। इस रकम को हम अंदर लिख देंगे, इस पर हम टिक लगा देते हैं इसके अंदर क्योंकि इस पर हमको प्लस माइनस करना है कुछ। फिर आता है 1200 का बीमा प्रीमियम 30/9/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का है। तो यहाँ बीमा प्रीमियम में भी कुछ इसमें समायोजन दिया गया है। तो ये कर और बीमा ये जो एंट्री है इस पर भी हमको समायोजन करना है। उसके बाद जो है कमीशन मिलना बाकी है, यहाँ पर दिया है 2000। तो यानी कमीशन इस पर भी समायोजन है। ये देखिए कमीशन यहाँ पर है, इसको भी हमने टिक कर दिया है। ये भी रकम हम अंदर साइड में लिखेंगे। फिर उसके बाद पूंजी और आहरण इसका तो हम कोष्टक बना लेंगे, तो वहाँ पर इसकी एंट्री हो जाएगी, यानी अंदर लिखते हैं इसको हम। फिर फर्नीचर मकान मोटर कार, तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर ये देखिए फर्नीचर मकान मोटर कार तीनों पर जो है समायोजन है, घिसाई गिनना है, तीनों की रकम हम अंदर लिखेंगे। फिर तक उसके बाद है 20,000 के देनदार में से 50% रकम डूबत ऋण के रूप में अपलिखित करना है। तो जो देनदार होगा उस पर हम व्यवस्था करेंगे। तो देनदार की रकम जो है ये देखिए यहाँ पर फुटकर देनदार लिखा हुआ है, तो ये रकम हम इसको हम अंदर दर्शाएंगे क्योंकि इस पर हमको गणना करना होगा, डूबत ऋण की व्यवस्था करना होगा। और दूसरा इसमें आगे समायोजन दिया है, देखिए वो समायोजन दिया है कि 5% डूबत ऋण अनामत करना है और 2% देनदार पे बट्टा अनामत करना है। तो दोनों देनदार पर ही प्रावधान करना है। तो फिर इसके लिए भी हम देनदार पर ही टिक करेंगे। तो इस तरह देनदार पे आप देखेंगे 3 प्रकार का समायोजन को करना है इसके अंदर, वो ध्यान रखना है आपको। यानी इसके अंदर जो है 3 समायोजन है, तीनों का इफेक्ट जो है देनदार पर बताना पड़ेगा। और सामान्य अनामत खाते में 10,000 ले जाना है। तो सामान्य अनामत यहाँ पर देखिए दिया गया है, उस पर टिक कर देंगे क्योंकि पहले से दिया है और यहाँ हम व्यवस्था भी करना हमको इसके अंदर अतिरिक्त है। तो ये हम पहले समायोजन कर लेते हैं और अब सीधा इस काम क्या करेंगे, सब एंट्री उतार लेंगे इसके अंदर एक तरफ से, जैसे हमने आपको अगले प्रश्न बताया था। अब देखिए सबसे पहले सकल लाभ है, तो इसको हम लाभांश खाते में दर्शाएंगे, जमा पक्ष में 3 लाख रुपया। तो देखिए हमने व्यापार लाभांश खाता बनाया है, इसके जमा पक्ष में यहाँ पर सकल लाभ व्यापार खाते से लाए, इसका मतलब हुआ ये 3 लाख यहाँ दर्शा दिए। और मैंने आपको बताया कि सकल लाभ दिया है यानी व्यापार खाता पहले से बन चुका है। अगर कोई एंट्री हो व्यापार खाते से संबंधित तो आप व्यापार खाता बना सकते हैं। फिर उसके बाद है वेतन, लाभांश खाते का है, उधार पक्ष में 54,000 रुपये। ये देखिए वेतन लाभांश खाते में निशान लगा है, इसलिए रकम हमें अंदर लिख दी है 54,000, बाहर नहीं लिखे क्योंकि अंदर हमको समायोजन करना है इस पर। फिर उसके बाद है सामान्य खर्च, तो सामान्य खर्च लाभांश खाते में 6,600। तो सामान्य खर्च ये सीधा बाहर लिख देंगे 6,600, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद है
कर बीमा इस पर एडजस्टमेंट यानी समायोजन दिया हुआ है, तो इसको हम अंदर लिखेंगे 7,200। तो 7,200 कर और बीमा, यहाँ पर हमने रकम 7,200 लिखना है। और उसके बाद फुटकर देनदार, ये पक्की तलपट में है तो उधार में है तो संपत्ति पक्ष में 1,20,000 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए पक्की तलपट में और फुटकर देनदार, तो यहाँ पर अमाउंट हम अंदर लिखेंगे, इस पर समायोजन करना है 1,20,000, इसको लिख दिए हम। उसके बाद आगे है अंतिम स्टॉक, ये भी पक्की तलपट में होगा, उधार में है तो संपत्ति में लिखेंगे 13,200। तो अंतिम स्टॉक यहाँ देखिए ये पक्की तलपट में 13,200, इसको हमने संपत्ति में लिख दिया। तो ये एंट्री हो गई। और उसके बाद फिर आगे इसके अंदर दिया है, ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो इसको हम पक्की तलपट में लिखेंगे, तो जमा है तो दायित्व में लिखेंगे। तो दायित्व पक्ष में बैंक ओवरड्राफ्ट रकम है 6,000। जिन पर हमने टिक नहीं लगाया है, समायोजन नहीं, उसको हम सीधा बाहर लिख दे रहे हैं, तो 6,000। उसके बाद कमीशन लाभांश खाते में है, जमा है तो जमा पक्ष में आएगा। तो ये देखिए यहाँ लाभांश खाते में जमा पक्ष में कमीशन रकम है 9,000, तो कमीशन में लिख देंगे यहाँ पर 9,000, अंदर साइड में 9,000। उसके बाद है विज्ञापन खर्च, लाभांश खाते का खर्च है, तो लाभांश खाते में उधार पक्ष में 9,000, तो विज्ञापन खर्च उधार पक्ष में यहाँ पर 9,000। फिर उसके बाद है ब्याज, ब्याज भी लाभांश खाते में है, उधार पक्ष में 3,000, तो यहाँ पर हम ब्याज लिखेंगे उधार पक्ष में 3,000। समायोजन नहीं है, टिक नहीं लगा है, रकम सीधा बाहर 3,000। उसके बाद आता है ब्याज के बाद फर्नीचर, संपत्तियां हैं, फर्नीचर मकान मोटर कार तीनों संपत्तियां हैं, तो तीनों लिख देंगे यहाँ पर जो है पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में फर्नीचर 48,000 है, तो यहाँ पक्की तलपट में फर्नीचर यहाँ देखिए हमने लिख दिया 48,000। उसी तरह से मकान 1,80,000 का है, तो मकान 1,80,000, तीनों पर समायोजन है, रकम अंदर बता रहे हैं। और उसके बाद है मोटर कार, ये 60,000, तो मोटर कार यहाँ पर 60,000। और उसके बाद जो है इसके अंदर आगे दिया है मोटर कार के बाद पूंजी, तो पूंजी तो पक्की तलपट में दर्शाएंगे, तो जमा है तो दायित्व पक्ष में 1,42,800, यहाँ पर 1,42,800 ये पूंजी की प्रारंभिक बाकी यहाँ लिख दिया हमने। फिर उसके बाद आहरण दिया है, तो हमको पता है कोष्टक में हम लिखते हैं आहरण घटता है, तो घटेगा कितना 6,000। तो देखिए यहाँ पर हमने घटाओ आहरण में और रकम लिख देंगे यहाँ पर 6,000, तो ये आहरण पूंजी में से माइनस होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है डूबत ऋण। आप समझिए यहाँ पर आपको डूबत ऋण का समायोजन दिया हुआ है, और यहाँ डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दोनों दिया हुआ है। तो आप एक चीज समझिए कि ये डूबत ऋण और ये डूबत ऋण अनामत, ये दोनों कहाँ पे दिया है, ये कच्ची तलपट है, सकल तलपट में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको देखिए डूबत ऋण अनामत भी दिया है, यहाँ डूबत ऋण भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ, समायोजन में भी दिया है, तो ये समायोजन हुआ। इसका मतलब कि समायोजन भी डूबत ऋण अनामत है, और सकल तलपट में भी डूबत ऋण अनामत है। तो हम लाभांश खाते में एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर कोष्टक बना लेंगे, ये समझिए ध्यान से। ये देखिए हमने लिखा डूबत ऋण टी का मतलब हुआ ट्रायल बैलेंस, कच्ची तलपट या सकल तलपट, तो सकल तलपट का डूबत ऋण यहाँ लिखेंगे। तो देखिए सकल तलपट में डूबत ऋण कितना दिया है यहाँ पर, तो सकल तलपट डूबत 3,600 है, देखिए। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ लिख दिया 3,600, 3,600 रुपया। फिर उसके बाद है डूबत ऋण ए का मतलब हुआ एडजस्टमेंट यानी समायोजन, तो समायोजन का भी हम नहीं ले रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। फिर डूबत ऋण अनामत ए, ये भी प्लस होता है, ये भी समायोजन है, इसको भी नहीं ले रहे हैं, इसको जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर डूबत ऋण अनामत यहाँ पर टी यानी कच्ची तलपट में से, तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए किताब में ये देखिए डूबत ऋण अनामत, अब ये माइनस क्यों हो रहा है, तो देखिए ये जमा पक्ष में है, जमा पक्ष में है, इसको हम कहाँ लिख रहे हैं, उधार पक्ष में, इसलिए माइनस में हो रहा है ये, तो 6,000 हमेशा माइनस में होगा। तो यहाँ पर इसको हमने ये डूबत ऋण अनामत टी 6,000। तो देखिए ये कोष्टक बन गया, आपको कोष्टक ध्यान रखना है, डूबत ऋण कच्ची तलपट प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन में दिया हुआ, और माइनस डूबत ऋण अनामत कच्ची तलपट में दिया हुआ, जिसमें कच्ची तलपट में डूबत ऋण हमेशा उधार होगा और अनामत हमेशा जमा होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ उसको हम ऊपर लिखेंगे और यहाँ इसको माइनस में कर देंगे, तो बराबर यहाँ मैंने थोड़ा समझाया अभी इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ए का मतलब हुआ एडजस्टमेंट यानी समायोजन हुआ,
टी का मतलब ट्रायल बैलेंस, कच्ची तलपट या सकल तलपट, तो इसलिए हम ए और टी का शब्द का संक्षिप्त में इस्तेमाल हमने किया है। तो ये एंट्री आपकी समझ में आ गई होगी, ये दोनों हमने कर दिया, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। फिर आता है लोन। लोन क्या है? ये दायित्व तो है, पक्की तलपट में होगा, तो पक्की तलपट में है तो यहाँ देखिए जमा पक्ष में 24,000, तो दायित्व में लोन दायित्व में लिख देंगे यहाँ पर 24,000 लोन। लोन के बाद यहाँ पर है लेनदार, ये भी पक्की तलपट में जाता है, तो दायित्व जमा है तो दायित्व में लिखेंगे 12,000, तो लेनदार यहाँ पर 12,000, दायित्व में 12,000। फिर उसके बाद आता है लेनी हुंडी, पक्की तलपट में है, उधार है, संपत्ति में लिखेंगे 3,000, तो पक्की तलपट के संपत्ति में लेनी हुंडी यहाँ देखिए 3,000, वहाँ उधार रहते हैं, यहाँ संपत्ति में, जमा है तो दायित्व में। फिर उसके बाद देनी हुंडी दिया है, देखिए जमा में है तो दायित्व में लिखेंगे 9,600, यहाँ पर 9,600। और उसके बाद आता है यहाँ पर जावक माल गाड़ी किराया, लाभान खाते का खर्च है, ये बिक्री खर्च माना जाता है, तो लाभान खाते में इसको लिखेंगे, और उधार पक्ष में लिखा जाएगा ये 4,000 रुपया। तो जावक माल गाड़ी किराया ये देखिए यहाँ पर 4,000 उधार पक्ष में है, इसलिए हमने इसको उधार किया, और खर्च हमेशा उधार होता है। फिर उसके बाद है इसी में दिया बट्टा। अब दिया बट्टा यहाँ 3,200 है, तो दिया बट्टा हम यहाँ लिख देंगे इसके अंदर, यहाँ पर दिया बट्टा बिक्री खर्च है 3,200। अब आप ध्यान रखें इसके अंदर, इस पर भी समायोजन है। क्यों समायोजन है? क्योंकि देनदार पर बट्टा अनामत, तो देनदार पे बट्टा अनामत जो है, तो यहाँ आपको ये बट्टा जो है ये कच्ची तलपट का है, तो कच्ची तलपट का जो बट्टा दिया है उसमें आपको ये समायोजन का बट्टा अनामत प्लस करना पड़ता है। इसके लिए देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है, दिया बट्टा कच्ची तलपट का जो दिया है वो लिख देने का है, और प्लस बट्टा अनामत जो समायोजन का करेंगे आप उसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये अमाउंट हो गया। उसके बाद आता है प्राप्त बट्टा, ये भी लाभान खाते में आएगा, और लाभान खाते में जमा है तो जमा पक्ष में लिखेंगे 2,400 रुपये। प्राप्त बट्टा लाभान खाते में 2,400। उसके बाद सामान्य अनामत दिया है, जमा पक्ष में है तो दायित्व में लिखेंगे, और रकम है 30,000, तो यहाँ पर ये देखिए दायित्व पक्ष में सामान्य अनामत टिक लगा हुआ है, रकम अंदर लिखेंगे 30,000। और उसके बाद है रोकड़ शेष, संपत्ति में आएगा, यानी पक्की तलपट में आएगा, तो देखिए संपत्ति पक्ष में उधार है इसलिए संपत्ति में लिखेंगे 21,000, तो उधार में रोकड़ शेष यहाँ पर 21,000, संपत्ति में 21,000। तो विद्यार्थी मित्रों ये देखिए आपकी सारी एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं बची, सारी की सारी एंट्री हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, समायोजन पढ़ते जाएंगे, उसके असर हम दो असर बताते जाएंगे। पहले वेतन देखिए, वेतन 31/12/14 तक चुकाया गया है। अब इसको ध्यान रखें आप देना कि आपकी जो ये सकल तलपट है ये कब की है, 31/3/15 की है, यानी कि मार्च में 2015 को अपना वर्ष पूरा हो रहा है, मार्च 2015 को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो वेतन है वो 2014-12 दिसंबर महीने का है, ठीक है, तो यानी दिसंबर पूरा हो गया, तो दिसंबर के बाद अब आगे जनवरी, फरवरी और मार्च, अपना वर्ष का पूरा होगा मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो यानी कि 3 महीने का वेतन इसमें अभी चुकाया नहीं गया है, यानी ये वेतन खाली कहाँ तक चुकाया गया है, दिसंबर तक का है। 3 महीने का वेतन अभी आउटस्टैंडिंग है जो चुकाना बाकी है, तो फिर चुकाना बाकी वेतन आपको निकालना पड़ेगा इसके अंदर से, और वो आप निकालेंगे तो उसके लिए गणना आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसके अंदर, ये देखिए अपना कुल वेतन जो है वो ये कितना है 54,000, तो ये 54,000 कितने महीने का वेतन है, 9 महीने का, क्योंकि 12 में से 3 महीने का तो चुकाया नहीं गया है, तो इसका मतलब ये वेतन हमारा 9 महीने का हुआ, तो 9 महीने का वेतन है 54,000 रुपया, 54,000 रुपया अपना 9 मास का वेतन है, तो 9 का भाग दे देंगे इसके अंदर, बराबर। तो इस तरह से भाग देकर के इसके अंदर से अपने इसकी कीमत निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका उत्तर आएगा 6,000, यानी कि ये जो वेतन है ये कितने हिसाब से है, 6,000 महीने के हिसाब से है, यानी 1 महीने का वेतन कितना आया, 9 महीने का वेतन जो है 54,000 है, तो 1 महीने का वेतन कितना आया, 6,000 आया। अब 3 महीने का भी और बाकी है, तो 6,000 1 महीने का, तो 3 महीने का वेतन कितना हुआ, तो 18,000 वेतन चुकाना बाकी है, इसका मतलब ये हुआ। तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा इसके अंदर, तो यानी कि हमारा वर्ष जो है वह पूरा हो रहा है 31/3/15 को, और हमने वेतन कब का चुकाया है, 31/12/14 तक वेतन चुकाया है,
तो हमारा जो वेतन चुकाया गया है वह कब से चुका जा रहे हैं हम इसको हम चुका रहे हैं 1/4/14 से। तो 1/4/14 से 31/12/14 हमने 9 मास का वेतन जो है पेमेंट कर दिया है और अभी 3 मास का वेतन हमारा चुकाना बाकी है। तो 3 मास का हमने चुकाया नहीं है, तो 9 मास का वेतन है। तो इसका मतलब ये 54,000 रुपया जो है ये कितने मास का है? 9 मास का है। तो उस पर से हमने 1 मास का वेतन निकाल लिया है, तो 6,000 आ गया है। अब 3 महीने का और निकाल दो, तो 6,000 गुणे 3 कर दिया तो 18,000 वेतन अभी चुकाना बाकी है। किस तरह से ये वेतन का चुकाना बाकी वेतन आपको निकालना है। तो देखिए वेतन चुकाना बाकी हम यहाँ कितना बता देंगे इसके अंदर? 18,000। एक असर यहाँ पर आ गई और इसको जोड़ देंगे तब देखिए 12 महीने का वेतन 6,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 72,000 हो जाएगा। आपको वर्ष वगैरह ध्यान रखना है। और उसके बाद चुकाना बाकी वेतन अपना दायित्व बनेगा। एक असर यहाँ हुआ, संबंधित खर्च में जोड़ दिए, और दूसरी असर इसकी पक्की तलपट में अपना दायित्व बनेगा। तो दायित्व बनेगा तो दायित्व पक्ष में देखिए यहाँ लिख दिया चुकाना बाकी वेतन। कितना चुकाना बाकी है? 18,000। ये आपका समाधान नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, उसके बाद अब समाधान नंबर 2। समाधान नंबर 2 में कहता है कि 1200 का बीमा प्रीमियम 30/9/15 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का है। अब देखिए कौन सी तारीख को पूरा होगा ये? 30/9/15 को। तो फिर से देखते हैं जाना यहाँ पर हमारा जो हिसाबी वर्ष है वो कब पूरा हो रहा है? 31/3/15 को। और हमारा बीमा कब पूरा हो रहा है? वो पूरा हो रहा है 30/9/15 को। 30/9/15 को। इसका मतलब कि हमारे जो वर्ष पूरा हो रहा है उससे 6 मास अधिक, यानी 6 मास के बाद पूरा हो रहा है। यानी कि जो बीमा भरा गया है वो बीमा जो है 6 महीने का इसमें ज़्यादा भर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ। तो इसके लिए इसमें प्रीमियम देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ दिया है कि ये जो 1200 का प्रीमियम उसमें है वो हमने कब तक भर दिया गया है? 30/9 तक भर दिया है। तो जबकि 31/3 तक ही भरना था, मार्च तक भरना था, हमने सितंबर तक भर दिया है। तो मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक आप गिनेंगे इसको तो आपका 6 महीना हुआ। तो 6 महीने का ज़्यादा भरा है तो 1200 का 6/12 कर देंगे। ये जो 1200 है उस 1200 में से 6 महीने का जो एडवांस उसको निकाल दो, 6/12 कर दो। तो 1200 का 6/12 करोगे तो आपको कितना बचेगा? इसके अंदर 600 बचेगा। तो 600 रुपया बीमा प्रीमियम क्या हुआ है? अग्रिम चुका दिया है, ज़्यादा चुका दिया है। तो इसलिए इसको माइनस करेंगे इसमें से 6 मास का। यानी हमने क्या किया है? प्रीमियम की रकम कितनी है? 1200 और गुणे 6/12, 6 मास का। तो 600 रुपया प्रीमियम ज़्यादा है, तो उसको हम गणना करेंगे इसके अंदर। तो अब देखिए यहाँ पर करवेरा बीमा 7200 है, उसमें से हम क्या करेंगे? यहाँ पर अग्रिम चुकाया, कितना ज़्यादा चुका दिया हमने? 600। 6 महीने का 1200 का प्रीमियम था, उसको हमने 600 ज़्यादा चुका दिया है। तो वो चीज़ यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ रकम बचेगी 6,600। इसके अंदर रकम बचेगी 6,000 घटा करके 600। और ये अग्रिम चुकाया, कोई भी खर्च हमने, जैसे यहाँ चुकाना बाकी था तो दायित्व बना, और ये हमने अग्रिम चुका दिया है तो फिर हमारा क्या बनेगा? वो लेना बनेगा, संपत्ति पक्ष में आएगा। तो संपत्ति लेना पक्ष में आप उसको लिखेंगे यहाँ पर अग्रिम चुकाया बीमा। तो अग्रिम चुकाया बीमा कितना ज़्यादा हमने चुका दिया है? 600 रुपया। तो दूसरी असर यहाँ जाएगी। तो 2 समाधान हो गए। अब देखते हैं आगे तीसरा समाधान। 2,000 कमीशन मिलना बाकी है, तो संबंधित आवक में जोड़ दो, और मिलना बाकी यानी अपना क्या हुआ? लेना, संपत्ति, तो दूसरे लेखा संपत्ति पक्ष में जाएगा। 2 असर इसकी आएगी। तो पहली असर अपने यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर कमीशन में मिलना बाकी कमीशन कितना बता देंगे? 2,000। अब कुल कमीशन कितना हो गया? 11,000। आवक में जोड़ दिए और उसके बाद अपना संपत्ति लेना पक्ष में बताएंगे। तो संपत्ति में मिलना बाकी कमीशन और रकम कितनी है? 2,000। देखिए 2 असर आपको ध्यान रखते जाना है किस तरह से अपने कर रहे हैं इसको। फिर आता है पूंजी पर 10% ब्याज और आहरण पर 12% ब्याज गिनना है, बराबर। तो इसके अंदर अपने पूंजी पर ब्याज पहले गिन लेंगे 10 और आहरण पर 12% ब्याज। तो इसकी हम असर कहाँ बताएंगे? तो पक्की तलपट में दर्शाएंगे। ये देखिए ये पक्की तलपट में कोष्टक में पहले पूंजी लिखी जाती है, फिर उसके बाद पूंजी पर ब्याज अगर है तो लिखेंगे। तो यहाँ पूंजी पर ब्याज है 10% है, कितना होगा? 14,280 आएगा। इसका 10% करेंगे 1,42,800 का, तो आएगा 14,280। यहाँ पर पूंजी का ब्याज 14,280 ये हो गया। और आहरण पर 12% ब्याज बोला है, तो ये देखिए यहीं हमने आहरण भी लिखा हुआ है। तो आहरण का 12% ब्याज करेंगे तो 6,000 का 12% करेंगे तो कितना आएगा? 720, बराबर। तो ये आहरण का ब्याज हो गया। तो इस तरह से दोनों का ब्याज गिन लिया हमने। अब पूंजी का ब्याज, तो पूंजी का ब्याज जो है वो पूंजी में प्लस हो रहा है, यानी अपना क्या हुआ है? पूंजी का ब्याज ये मतलब पीढ़ी का जो है
चुकाने के रूप में, खर्च के रूप में गिना जाता है ये। तो इसको खर्च है तो लाभांश खाते के उधार पक्ष में बता देंगे। तो लाभांश के उधार पक्ष में देखिए यहाँ पर ये लाभांश खाता है, इसके उधार पक्ष में पूंजी पर ब्याज यहाँ पर 14,280 ये दर्शा देंगे। और उसी तरह से पेढ़ी जो है आहरण पर ब्याज वसूल करती है मालिक से, तो जो आहरण का ब्याज है वो पेढ़ी के लिए क्या होता है, वो पेढ़ी के लिए आवक होता है, और इसलिए इसको हम लाभांश खाते के कहाँ बताएंगे, जमा पक्ष में बताएंगे। आहरण पर ब्याज 720 रुपया। तो ये देखिए आहरण पर ब्याज लाभांश खाते के जमा पक्ष में यहाँ पर 720 बराबर। और ऐसे देख सकते हैं कि अगर दायित्व पक्ष में है यहाँ प्लस होगा तो यहाँ उधार होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ जमा होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आहरण पर ब्याज की दो असर हो गई। और अब उसके बाद है फर्नीचर पर 5, मकान पर 10, मोटर कार पर 20% घिसाई गिनो। तो इसकी घिसाई गिन लेते हैं तीनों की। यहाँ पर अपने घिसाई गिनेंगे। सबसे पहले फर्नीचर पर घिसाई गिनते हैं। ये देखिए संपत्ति में हमने लिखा है ये फर्नीचर है 48,000, उस पर 5% घिसाई गिनेंगे तो आएगा 2,400, और इसको माइनस करके बाहर लिखेंगे 45,600, 45,600 बचेगा। उसी तरह से देखिए मकान है 1,80,000 है, उसका 10% करेंगे 18,000 आएगा। तो 18,000 घिसाई आ गई इसकी, इसमें से माइनस करके बाहर निकाल देंगे 1,62,000 आएगा, 1,62,000। फिर उसके बाद आता है मोटर कार, ये है 60,000, उसका 20% घिसाई गिनेंगे तो घिसाई की रकम आएगी 12,000, और ये घिसाई की रकम 12,000 यहाँ से माइनस करेंगे 12 आएगा 48,000। इस तरह से कोई भी संपत्ति है वो संपत्ति पर घिसाई हमेशा घटा के क्या करना है, आपको बाहर लिख देना है। और फिर इसकी दूसरी असर आपको ले जाना है लाभांश खाते के उधार पक्ष में। ये देखिए लाभांश खाते में आ गए। लाभांश खाते के देखिए उधार पक्ष में फर्नीचर पर घिसाई, तो फर्नीचर पर घिसाई कितने गिने हम 2,400। तो देखिए यहाँ पर उतार दिए 2,400। मकान पर घिसाई हमने गिना 18,000, तो 18,000 यहाँ घिसाई की रकम लिख दिए, जो वहाँ घटाए वही लिखना है आपको। और उसके बाद मोटर कार, उसमें हमने कितना घटाया 12,000, तो 12,000 घिसाई, तो तीनों की घिसाई हमने 2। तो 2 असर आपको ख्याल आ गई है। एक क्या करो, संपत्ति में से माइनस करो, और दूसरा लाभांश खाते में उधार करो। तो 2 असर इसकी आ गई। कोई भी संपत्ति में आपको ऐसे गिनना है। अब आता है देनदार का। देनदार में 20,000 के देनदार में से 50% रकम डूबत ऋण के रूप में आपको प्रेरित करना है। अब तो देखिए जो 20,000 का देनदार है उसमें से 50% डूब जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, या डूबत ऋण की व्यवस्था करना है आपको। तो 20,000 का 50% कितना हुआ 10,000, तो 10,000 डूबत ऋण माना जाएगा। तो ये देखिए हमने पक्की तलपट में चलेंगे। पहले पक्की तलपट में हमने देनदार लिखा है यहाँ पर, उसमें से 10,000 डूबत ऋण हुआ, तो यहाँ 10,000 यहाँ पर यहाँ माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा आप कितना 1,10,000 बचेगा बराबर, डूबत ऋण की व्यवस्था करने के बाद। और उसके बाद यहाँ दिया है आपको, देखिए कि एक साथ समझना, वहाँ करेंगे लाभांश खाते में दर्शाएंगे। ये छठा हो गया। 7वां 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करो। तो 5% अनामत का प्रावधान करने का मतलब क्या हुआ, ये जो 1,10,000 बचा इसका 5% करेंगे तो डूबत ऋण अनामत आएगा। तो इसका 5% आएगा 5,500, 5,500, यानी जो घटाने के बाद जो बचा उसका 5%। तो 5,500 बचा, और उसको फिर माइनस करेंगे तो 1,04,500 बचा है, 1,04,500 ये बचा। और फिर आगे क्या बोला है इसके अंदर, समाचार नंबर 8 में कि 2% देनदार पे बट्टा अनामत करो। ये भी देनदार पे करना है बट्टा अनामत 2%। तो जितना बचा, कितना बचा 1,04,500, इसका 2%, इसका 2% निकालेंगे तो आएगा 2,090, 2,090 ये माइनस करेंगे। और फिर इसको अब कुछ नहीं करना है तो घटा के बाहर कर देंगे, तो बचेगा 1,02,410, 1,02,410। ये देखिए रकम बाहर आ गई। फिर से समझो जरा, सबसे पहले डूबत ऋण की व्यवस्था करना था। 20,000 में से 50% डूबत ऋण था, तो 20,000 का 50% कितना हुआ 10,000 हुआ, उसको घटाए, फिर उसका 5% जो घटाए, जो बचा उसका 5% हमने डूबत ऋण अनामत घटाया, फिर जो बचा उसका 2% हमने बट्टा अनामत घटाया, और इस तरह से शुद्ध देनदार बाहर आ गया। अब ये तीनों असर जो घटाए हैं, ये डूबत ऋण ए यानी समायोजन का, डूबत ऋण अनामत ए समायोजन का, ठीक है। तो इसका स्थान तो यहाँ पर है, देखिए ये हमने कोष्टक बनाया है डूबत ऋण ए। तो यहाँ पर डूबत ऋण ए कितना बताएंगे इसको अपने, हम इसको बताएंगे 10,000, जैसे हमने वहाँ पर माइनस किया वही रकम। तो ये देखिए डूबत ऋण ए 10,000 हो गया। अनामत ए वहाँ कितना माइनस किए 5,500, तो यहाँ पर 5,500 बताएंगे। और इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर लेते हैं, तीनों प्लस करना है, तो तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 19,100, 19,100
प्लस हो गया, और उसमें से यहाँ हमारे पास पहले से माइनस में है, इसको घटा देंगे, तो 19,100 में से इसको माइनस करेंगे 6,000, तो बचेगा बाहर 13,100। तो हमारा डूबत ऋण का कोष्टक कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए ये हमने क्या क्या घटाया था, डूबत ऋण ए, डूबत ऋण अनामत ए कंप्लीट हो गया। अब एक बचा बट्टा अनामत ए, 2090 था, इसको क्या करेंगे, तो अगर हमने बट्टा का कोष्टक बनाया तो वहाँ लिख देंगे, तो देखिए हमने बनाया हुआ है, दिया बट्टा, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे बट्टा अनामत। तो बट्टा अनामत की जो व्यवस्था की है हमने 2090 रुपया उसमें ऐड कर देंगे, 2090, और उसको जोड़ेंगे तो बाहर आएगा 5,290, 5,290। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये किस तरह से देनदार पर डूबत ऋण और वो अनामत की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आता है 9, सामान्य अनामत खाते 10,000 ले जाना है। तो सामान्य अनामत खाते 10,000 ले जाना है, इसकी हम 2 असर बताते हैं। पहला तो हम इसको क्या करेंगे, लाभान खाते में व्यवस्था करेंगे। तो लाभान खाते में देखिए यहाँ पर सामान्य अनामत खाते कितना ले जाना है, 10,000, इसकी व्यवस्था यहाँ कर देंगे एक। दूसरा हमारे पास सामान्य अनामत पहले से है तो उसको बढ़ा देंगे, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10,000, 30,000 पहले से था, 10,000 और बढ़ गया है। तो इस तरह से सामान्य अनामत कितना हो जाएगा, अभी कुल मिला करके दोनों को जोड़ेंगे तो 40,000 का सामान्य अनामत हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह सामान्य अनामत की रकम यहाँ हो जाएगी 40,000, ठीक है। तो सामान्य अनामत की रकम जोड़कर 40,000 अब कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब हम ये कंप्लीट हो गया, सारी एंट्री हो गई, सारे समायोजन हो गए। अब देखिए सबसे पहले हम लाभान खाता चेक करेंगे। तो लाभान खाते में हम इसका कुल योग करेंगे। तो लाभान खाते का टोटल इसमें आ रहा है, इसके अंदर जमा पक्ष का देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है ये, तो 3,14,120 हो रहा है ये सब मिला करके। तो इसका टोटल कर देंगे, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे 3,14,120 इसका टोटल आ गया, और यही टोटल हम उधार पक्ष में लिख देंगे, 3,14,120 इसका टोटल आ गया। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेने का, कोई एंट्री की रकम कोई अंदर तो नहीं रह गई ना, सब एंट्री बाहर आ जाना चाहिए, रकम कभी अंदर रह गई हो बाहर नहीं आई हो तो एक नज़र आपको देख लेने का। तो आपका कहीं कुछ छूट गया तो आपको ध्यान में भी आ जाएगा। तो हमने जितनी एंट्री अंदर लिखी थे सारी एंट्री देखिए बाहर आ गई है, सभी एंट्री हमने बाहर लिख दिया है, यानी हमारा समाधान परफेक्ट कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी रहता नहीं है। 72,000 है, 6600, 6600, फिर 9,000 और 4,000 है, फिर 5,290 है, फिर 3,000 है, और फिर 14,280, और उसमें से 13,100, 2,400, और यहाँ पर जो है आता है 18,000, और उसके बाद जो है 12,000, और उसके बाद है 10,000। सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो इनका माइनस करेंगे इसमें से, तो कुल में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ डिफरेंस आएगा 1,37,850, 1,37,850 ये इसका अंतर आया। तो ये जो डिफरेंस आया जमा शेष आया, तो जमा बाकी यानी क्या होता है, शुद्ध लाभ। लाभान खाते का जमा बाकी यानी शुद्ध लाभ। तो यहाँ पर शुद्ध लाभ आया, अगर यहाँ आता तो शुद्ध हानि आता, यहाँ आता तो शुद्ध लाभ आया। कहाँ ले जाएंगे, पूंजी खाते ले जाएंगे। तो फिर इसको हम पक्की तरफ पढ़ के पूंजी खाते में हमने कोष्टक बनाया है, तो वहाँ इसको ले जा करके उसको दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पक्की तरपट है, और इसके पूंजी खाते में देखिए पूंजी हम पहले लिख दिए थे, पूंजी का ब्याज निकाल के लिख दिए थे। अब शुद्ध लाभ लिख देंगे 1,37,850, 1,37,850 ये शुद्ध लाभ आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो तीनों को प्लस करेंगे तो 2,94,930, 2,94,930 इसका टोटल हो गया। और उसमें से घटाना है हमको, आहरण घटाना है, आहरण का ब्याज, दोनों मिला के घटा देना है। तो दोनों मिला के कितना हो रहा है, 6,720 हो रहा है, 6,720 दोनों को मिला के। तो इसको माइनस करके बाहर कर देंगे तो रकम बाहर आएगी 2,88,210, 2,88,210 ये रकम बाहर आ गई। और उसके बाद अब यहाँ भी चेक कर लेंगे, कोई रकम देखिए ये भी रकम बाहर आ गई है, सभी सारी रकम बाकी जो है जैसा लिखा है कंप्लीट है। तो इस तरफ भी देख लेंगे, संपत्ति में भी यहाँ भी देखिए घिसाई घटा के हमने बाहर लिख दिया है, देनदार का भी सारी एंट्री बाहर हो गई है, फिर अंतिम स्टॉक वगैरह सब बराबर, ठीक है ना, सारी एंट्री कंप्लीट हो गई, कोई बचता इसमें नहीं है। तो अब इसका टोटल कर देंगे। तो पहले दायित्व पक्ष का या कोई भी योग करें तो दायित्व पक्ष में अपनी जो एंट्रियां हैं उनका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल हो रहा है 3,97,810, इसका टोटल हुआ 3,97,810 इसका टोटल हो गया।
और इसका टोटल करेंगे तो संपत्तियों का सारा टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल वही आ रहा है 3,97,810। विद्यार्थी मित्रों, हमारा दोनों पक्ष का योग पक्की तलपट का मिल जाता है। इसका मतलब हमने जो प्रश्न किया है, लाभांश खाता बना के पक्की तलपट तैयार किया है, हमारा सारा हिसाब एकदम परफेक्ट है और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो है ये आपका प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है और इस तरह से आपका दो खाता, यहाँ पर अब व्यापार खाता नहीं बना क्योंकि आपको सकल लाभांश उसमें सकल तलपट में दे दिया था, इस वजह से आपने खाली दो ही खाता बनाया, एक लाभांश खाता बनाया और दूसरा पक्की तलपट बनाया। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 है। 9 में हमने यहाँ पर सभी खाते बन रहे हैं, तो व्यापार खाता बना दिए, फिर उसके बाद लाभांश खाता हो गया और ये दूसरा हो गया इसकी पक्की तलपट। सब तैयार हो गया और अब इसकी एंट्री हम एक साथ देते जाते हैं। और मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया, जिससे टिक लगाते हैं समय जाने के बाद पढ़ लेने का होता है, तो अब मैं इसमें थोड़ा समय कम लगे इसकी वजह से मैं सीधी एंट्री कर रहा हूँ आपको, और आप अपने ढंग से इसमें टिक लगा करके और एक साथ करेंगे, समझ में और भी आ जाएगा। चलो, आहरण और पूंजी पहले दिया है। आहरण पूंजी कहाँ जाता है? पक्की तलपट में। तो पक्की तलपट में लिखेंगे पूंजी यानी जमा शेष होता है, पूंजी होता है हमेशा। तो ये पक्की तलपट में ये पूंजी है और ये है आहरण, दोनों को पहचान लेना। जमा शेष जो है पूंजी होता है, उधार शेष जो होता है वह आहरण होता है। तो इसकी रकम हम यहाँ पक्की तलपट में दर्शाएंगे। तो ये देखिए हमने पक्की तलपट बताया है। पूंजी में लिखेंगे 3,30,000, यहाँ पर 3,30,000 और उसमें से घटाना है आहरण। आहरण उधार वाला है 26,400, 26,400 दो सारी बता दिए। फिर देखिए यहाँ पर खरीदी बिक्री दोनों साथ दिया है, तो खरीदी उधार होती है, उधार वाली लिखेंगे, व्यापार खाते में उधार करेंगे, और बिक्री जमा में लिखते हैं तो जमा पक्ष की रकम लिखेंगे। तो ये खरीदी है और ये बिक्री है, तो 3,24,900 ये जो खरीदी है, यहाँ पर लिखेंगे 3,24,900 और जमा पक्ष में जो है वो बिक्री है, तो इसमें जमा में दिया है 8,80,000, 8,80,000 बिक्री लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ दिया है माल वापसी। अब माल वापसी का मतलब क्या हुआ? दोनों दिया है, तो खरीद वापसी बिक्री वापसी दोनों है, तो पहचानेंगे कैसे? ये खरीदी है तो ये खरीद वापसी है, तो खरीद वापसी कितनी हुई? 22,000। ये खरीद वापसी हमने यहाँ लिखा है, देखिए 22,000 खरीद वापसी। और उसी तरह से जमा में ये बिक्री है, तो बिक्री वापसी उधार में रहती है, तो ये बिक्री वापसी है 88,000। बिक्री वापसी हम यहाँ लिख देंगे 88,000, 88,000। फिर उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड में हिस्सा। तो प्रोविडेंट फंड में हिस्सा जो आता है ये तो लाभांश खाते में जाता है, तो ये हमेशा उधार वाला होता है। और प्रोविडेंट फंड अपना दायित्व होता है, तो दायित्व कहाँ रहता है? जमा में, तो ये जमा में रहेगा। तो प्रोविडेंट फंड कितना है? 1,10,000 है। और प्रोविडेंट फंड में हिस्सा उधार वाला है, ये है 11,000। तो इसको यहाँ लिख देंगे प्रोविडेंट फंड दायित्व में जमा है 1,10,000, तो इसको हमने लिख दिया 1,10,000 दायित्व यानी जमा। और प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, इसको हम लाभांश खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे और उधार वाली रकम होगी 11,000, 11,000 इसको दर्शा दिए। और उसके बाद आता है प्रोविडेंट फंड के विनियोग और उसका ब्याज। तो यहाँ प्रोविडेंट फंड के प्रावधान किया हुआ है बराबर, तो विनियोग का जो ब्याज है उसको हम प्रोविडेंट फंड में प्लस कर देंगे। इसका ब्याज ये जमा होता है हमेशा, क्योंकि उसकी विनियोग की आवक है और विनियोग संपत्ति उधार होता है, तो ये विनियोग है और ये ब्याज है। तो ब्याज को क्या करेंगे? प्रोविडेंट फंड में प्लस कर देंगे और विनियोग को कहाँ लिखते हैं? संपत्ति में लिख देंगे, तो संपत्ति में दर्शा देंगे इसको। ये देखिए पक्की तलपट के पहले प्रोविडेंट फंड के विनियोग का ब्याज जमा वाला जो रकम है वो तो कितना है? वो 8,800 है, 8,800 इसको ला दिए। और उसके बाद प्रोविडेंट फंड का जो विनियोग है उधार वाला, उसको हम संपत्ति में लिख देंगे, वो है 1,10,000। ये देखिए यहाँ पर हमने दिया 1,10,000, ये प्रोविडेंट फंड का विनियोग, दोनों एंट्री हो गई। फिर उसके बाद है देनदार लेनदार, दोनों दिया हुआ है। तो देनदार संपत्ति में आता है, तो उधार वाली रकम है ये 2,20,000 देनदार है, और लेनदार दायित्व में आता है, तो जमा वाली रकम है 1,65,000। दोनों रकम लिख देंगे यहाँ पर। पहले देनदार 2,20,000, 2,20,000, और यहाँ पर लेनदार दर्शाना है, तो लेनदार यहाँ दर्शा देंगे, जमा वाली रकम है 1,65,000। दोनों बाकी यदि हो तो बहुत सावधानी से आप प्रश्न करेंगे,
और आप खाली बाकी को ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल सही जाएगा। फिर देखिए बट्टा दोनों दिया है, तो फिर लाभांश खाते में जाता है। ये उधार है तो उधार करेंगे, जमा है तो जमा करेंगे। तो उधार में दिया बट्टा, जमा में प्राप्त बट्टा, ठीक है, लाभांश खाते में। तो लाभांश खाते के जमा में जमा वाली रकम है, बट्टा की है 15,400। तो ये देखिए प्राप्त बट्टा हुआ 15,400 जो जमा है वो, और उधार वाला जो है उसको उधार में लिखेंगे, वो दिया बट्टा माना जाएगा, और वो रकम है 50,600। तो दिया बट्टा हुआ 50,600। फिर इसके बाद बट्टा हो गया। फिर डूबा तीन अनामत, आपको मैंने अगले सवाल में कोष्टक बताया था, वो कोष्टक हमको तैयार कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ डूबा तीन और अनामत भी दिया, समाजन में नीचे दिया हुआ है। तो ये जो रकम है डूबा तीन है, ये उधार वाली रकम है, बराबर, ये है 33,000, और जो अनामत है वो जमा वाली रकम है 49,500। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ कोष्टक बना दिए लाभांश खाते में। तो उधार पक्ष में सबसे पहले डूबा तीन आएगा 33,000, डूबा तीन टी यानी कच्ची तलपट में जो दिया है वो 33,000 यहाँ लिख दिए, और समझ तो बाद में होगा। और अनामत टी जो जमा वाली रकम है वो, तो वो 49,500 है, 49,500। ये दोनों रकम यहाँ पर एडजस्ट हो गई। किस तरह से आपका डूबा तीन अनामत दोनों हो गया। अब हुंडियाँ दोनों दिया है, उधार की है लेनी हुंडी, जमा की है देनी हुंडी। तो ये संपत्ति में लिखेंगे 16,500, और इसको दायित्व में लिखेंगे 27,500। तो दोनों हुंडियाँ लिख देंगे यहाँ पर। ये देखिए पहले देनी हुंडी जो जमा वाली रकम है 27,500, और ये उधार वाली है वो लेनी हुंडी है, उसको अपने यहाँ लिखेंगे 16,500। तो लेनी हुंडी है 16,500, दोनों हो गया। फिर उसके बाद आता है आगे माल स्टॉक यानी 1/4 यानी प्रारंभिक स्टॉक हुआ। तो प्रारंभिक स्टॉक कहाँ करेंगे, व्यापार खाते में लिखेंगे इसको। तो व्यापार खाते के उधार में 88,000 रुपये। तो यहाँ देखिए व्यापार खाते में आएंगे, और यहाँ उधार में 88,000 रुपये। 1/4 का स्टॉक या लिखो प्रारंभिक स्टॉक तो भी चलेगा, तो 88,000 हुआ। उसके बाद आता है डेमरेज। अब डेमरेज जो है वो कितना है, 3300 रुपया। डेमरेज का आपको मैंने चर्चा भी किया था, नमूना जब बना रहे थे व्यापार खाते तब। तो व्यापार खरीदी खर्च है, व्यापार खाते में उधार होगा 3,300। तो 3,300 रुपया डेमरेज यहाँ पर हम लिख देंगे व्यापार खाते के उधार में। फिर उसके बाद आता है डेमरेज आवक माल गाड़ी किराया, ये भी खरीदी का खर्च है, ये भी व्यापार खाते में आएगा। तो उधार पक्ष में 21,000 रुपया। तो यहाँ पर आवक माल गाड़ी किराया लिखेंगे, और वो रकम होगी, एक मिनट यहाँ पर, आवक माल गाड़ी भाड़ा। तो डेमरेज कस्टम ड्यूटी आवक माल गाड़ी भाड़ा, यहाँ पर आपको एक बार देख लेंगे जरा इसके अंदर। यहाँ पर आपको इस किताब में गुजराती मीडियम की बुक में जो है यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लिखा होगा, यहाँ पर कस्टम ड्यूटी, गुजराती मीडियम की बुक में कस्टम ड्यूटी है, और अपने आवक माल गाड़ी किराया दोनों खरीदी के खर्च हैं, ठीक है ना। तो खरीदी के खर्च में आप ये दो व्यापार खाते में लिखा जाएगा ये। तो कस्टम ड्यूटी हो तो भी व्यापार खाते में आएगा, या आवक माल गाड़ी किराया तो भी व्यापार खाते में लिखा जाएगा। तो यहाँ मैं आपको जानकारी ले लिख दूँ, आवक माल गाड़ी किराया, आवक माल गाड़ी किराया, और आवक माल गाड़ी किराया की रकम है इसमें 21,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 21,000 रुपये। फिर उसके बाद है आवक माल के बाद व्यापार खर्च है। तो व्यापार खर्च जो है वो लाभांश खाते में लिखा जाता है 1,00,000 रुपया। तो व्यापार खर्च लाभांश खाते में 1,00,000। ध्यान रखना व्यापार खर्च व्यापार खाते में लिख देना, व्यापार खर्च हमेशा लाभांश खाते के उधार पक्ष में आएगा। फिर रोकड़ शेष पक्की तलपट में जाएगा, उधार में है तो संपत्ति पक्ष में लिखेंगे रोकड़ शेष। तो रोकड़ शेष यहाँ पर देखिए संपत्ति पक्ष में 10,000 रुपया। रोकड़ शेष के बाद है बैंक शेष दिया है, तो बैंक शेष की रकम है 35,100, वहीं पर आएगा पक्की तलपट में 35,100। और उसके बाद यहीं पर जो है अस्थाई संपत्तियां यहाँ पर आपको समायोजन करेंगे तब ध्यान रखना पड़ेगा, लागत कीमत आपको दिया हुआ है। तो ये जो कीमत है ये आपको ये ध्यान में लेना है 4,80,000। अस्थाई संपत्तियां संपत्ति में लिखेंगे 4,80,000, समायोजन है 4,80,000 यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है विज्ञापन खर्च लाभांश खाते में है, वो है 10,000। लाभांश खाते में विज्ञापन खर्च यहाँ पर 10,000, समायोजन है
और उसके बाद अंतिम है अन्य आय। अन्य आय आपको यहाँ जमा दिया है, तो लाभांश खाते में जमा करेंगे 19,600। तो 19,600 अन्य आय 600। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, सारी एंट्री हमने इसमें से जो भी थी सारी एंट्री कंप्लीट कर लिए। और अब इसके बाद समाधान देखते हैं इसके अंदर। पहला समाधान देखिए यहाँ पर 31/3/15 के दिन 2,02,000 का स्टॉक है, उसमें 2,000 विज्ञापन सामग्री का स्टॉक है, और बाकी का जो स्टॉक है वो माल का स्टॉक है जिसके अंदर 40% की बाजार कीमत 20% कम है, अधिक है, और 30% की बाजार कीमत 20% कम है, जबकि शेष माल में 5,000 मरम्मत खर्च की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ये 2,02,000 में से जो विज्ञापन सामग्री उसको निकाल लेते हैं हम उसका। तो 2,000 स्टॉक हम विज्ञापन सामग्री का पहले निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसको हम विज्ञापन सामग्री का स्टॉक है तो यहाँ बता देंगे विज्ञापन सामग्री का स्टॉक विज्ञापन खर्च में से माइनस होता है, क्योंकि विज्ञापन सामग्री का अंतिम स्टॉक है वो। तो कितना है वो 2,000, इसको हमने यहाँ माइनस कर दिया पहले, और यहाँ बाहर कितना आ गया 8,000। लेकिन यहाँ पर एक समाधान भी और है, तो इसको हम अभी नीचे यहाँ 8,000 लिखते हैं, इधर यहाँ लिख करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 8,000 भी समाधान इसमें है। एक असर ये हो गई। और दूसरा विज्ञापन सामग्री का दूसरा स्टॉक आएगा पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष में। ये देखिए पक्की तलपट का संपत्ति है, विज्ञापन सामग्री का स्टॉक कितना रुपया था 2,000। तो हमने क्या कर दिया इसके अंदर से कि ये जो विज्ञापन सामग्री का स्टॉक उसको हमने अलग कर दिया। अब स्टॉक कितना बचा, 2 लाख बचा। तो उसमें हम गणना करेंगे इसके अंदर। तो आपके पास किताब है, आप अच्छी तरह से व्यवहार पहले पढ़ लेंगे समाधान। ये देखिए हमने यहाँ पर गिनती इस तरह से रखा है कि कुल स्टॉक अपने पास है 2,02,000, उसमें से विज्ञापन माल का हमने निकाल दिया 2,000, बचा 2 लाख। अब 2 लाख स्टॉक में से 40% का जो है बाजार कीमत 20% अधिक है। तो आपको मैंने पीछे भी गणना में दर्शाया था कि अगर स्टॉक की कीमत बढ़े तो उसको ध्यान में नहीं लेना है, तो इसको हम ध्यान में नहीं लेंगे, ठीक। और बाकी 30% जो है उसकी कीमत में 20% कमी हुई है, इसको ध्यान में लेंगे। और उसके बाद जो बचेगा यानी 40%, 30%, 70 हो गया, बचा कितना 30। तो बाकी का 30% जो है उसके स्टॉक में रिपेयरिंग खर्च की जरूरत है 5,000, ये भी कमी मानी जाती है। तो देखिए ये 20% से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बढ़ रहा है। अब ये कमी देखेंगे तो 60,000, 2 लाख का 30% 60,000 हुआ। तो 60,000 का 20% जो कमी हुई, कितनी कमी हुई 12,000 की कमी हुई। और बाकी के माल 30% यानी 60,000, उसमें रिपेयरिंग खर्च कितनी जरूरत है 5,000। तो कुल कितनी कमी होगी, तो एक तो कमी होगी 12,000 की ये, और एक कमी होगी 5,000 की ये। तो इस तरह से स्टॉक में कुल कमी 12 और 5 कितना कमी होगी 17,000 की कमी होगी। और कुल स्टॉक कितना हमारा है 2 लाख, विज्ञापन को निकाल दिया हमने 2 लाख। अब 2 लाख में से 17,000 कमी निकाल दो, और कमी निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 1,83,000 आपका अंतिम स्टॉक आएगा। इसलिए आपको अंतिम स्टॉक कितना ध्यान रखना है 1 लाख अंतिम स्टॉक ध्यान में आपको लेना है। इस तरह से आपको ये गणना मैंने यहाँ दर्शा दिया है, ये आपको समझ लेने का है। तो अंतिम स्टॉक 1,83,000 गिनेंगे। तो अब यहाँ लिख देंगे इसको हम 2 असर। पहला असर यहाँ पर आएगा अंतिम स्टॉक 1,83,000 पक्की तलपट के संपत्ति में लिख दिया, और दूसरी असर व्यापार खाते में आ जाएगा। तो व्यापार खाते के जमा पक्ष में 1,83,000 अंतिम स्टॉक, 2 असर इसकी हो गई। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है विज्ञापन में दिया माल 7,500, 2 असर होगी। एक क्या करेंगे, खरीदी में से माइनस करते हैं, अन्य माल की जावक है, और एक विज्ञापन खर्च बढ़ेगा, तो इसकी 2 असर बता देते हैं। तो यहाँ देखिए खरीदी में से माइनस करेंगे विज्ञापन में दिया माल, तो विज्ञापन में दिया माल की कीमत है 7,500, यहाँ लिख देंगे इसको 7,500, एक असर। और दूसरी असर इसकी विज्ञापन हमारे पास कितना बचा 8,000 हुआ, तो 8,000 में जो माल दिया उसको प्लस कर देंगे, तो 7,500, 7,000 दोनों जोड़ देंगे तो 15,500 बाहर आ जाएगा, 15,500। तो इस तरह से विज्ञापन सामग्री का ये स्टॉक आप इस तरह बता सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद अगला देखेंगे समायोजन। 10,000 का उधार विक्रय भूल से उधार खरीद के रूप में लिखा गया। अब देखिए वास्तव में क्या है, ये 10,000 उधार विक्रय है, तो बिक्री बढ़ना चाहिए, और हमने क्या किया उसको उधार खरीद के रूप में लिखा कर दिया, हमने खरीदी को बढ़ा दिया है। तो ये गलती हुई, सुधारेंगे इसको। क्या करेंगे, कैसे सुधारेंगे, तो एक तो खरीदी घटाएंगे, और खरीदी के साथ क्या घटेगा लेनदार। आपको आगे भी मैं समझाया कि असर कैसे होती है, उधार खरीदी और लेनदार ये दोनों प्रभावित होंगे। उसी तरह से उधार बिक्री
जब असर होगी तो देनदार प्रभावित होगा। तो इसके नियम से क्या हो रहा है कि एक तरफ खरीदी घटेगी, बराबर, क्योंकि खरीदी में उसकी भूल से एंट्री हो गई, तो खरीदी घटेगी तो लेनदार भी घटेगा, और फिर दूसरी तरफ भूल सुधारने के लिए बिक्री बढ़ेगी तो देनदार भी बढ़ेगा। तो दो असर आपको यहाँ बताना है। तो 10,000 रुपये है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यापार खाते में 10,000, इसके अंदर आपको जो भूल से लिखा गया है उसको माइनस कर देना है। ये देखिए 10,000 रुपया, 10,000 इसको माइनस कर देंगे। तो अब इसको जब माइनस कर देंगे तो फिर आप ये रकम फाइनल भी कर दें। इसके अंदर 324 था, 10,000 उसको निकाल दिया तो बचा 314,900, 3,14,900 बचा, बराबर। उसमें से खरीद वापसी हमने पहले लिख रखा है, उसको माइनस कर दो तो 2,92,900, और उसमें से अन्य रूप से माल जो गया है आप उसको माइनस कर देंगे तो 7,500 है, तो आपका बाहर आएगा 2,85,400, 2,85,400, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह से बिक्री में, अब देखिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। खरीदी आपने क्या किया, खरीदी में कमी किया, तो जब खरीदी घटेगी तो लेनदार घटेगा, तो लेनदार घटेगा तो यहाँ ये पक्की तलपट में जाएंगे, तो पक्की तलपट में हमने लेनदार लिखा हुआ है, तो लेनदार है 1,65,000, इसमें भूल से खरीदी का जो लिखा गया तो उसको निकाल दो 10,000, तो अब जो है लेनदार घट के कितना हो जाएगा 1,55,000। तो चलो एक भूल तो ये करेक्शन में हुआ। अब बिक्री का लिखना रह गया, यानी वास्तव में बिक्री हमने खरीदी में लिख दिया था, यहाँ से हटा दिया, अब बिक्री में प्लस कर दो, तो बिक्री में प्लस कर देंगे, तो बिक्री में लिखेंगे नहीं, प्लस नहीं लिखा या लिखना रह गया, सब लिख सकते हैं आप। तो कितनी बिक्री है वो 10,000, यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8,90,000, 8,90,000, और उसमें से इसको माइनस करेंगे बाहर आएगा 8,02,000, 8,02,000 ये बाहर आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका बिक्री को बढ़ाया तो देनदार को बढ़ाना पड़ेगा, तो पक्की तलपट में चलेंगे, वहाँ पर देनदार है, तो देनदार में हमने 2,20,000 लिखा हुआ है, उसमें बिक्री का बढ़ा तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा 10,000, तो अब देनदार कितना हो गया 2,30,000। तो इस तरह से आपको इस समायोजन के आधार पर यह समझना है कि अगर चार असर हुई इसकी, खरीदी घटी और लेनदार घटा, बिक्री बढ़ी और देनदार बढ़ा, इस तरह से आपने इसकी ये चार असरें इसके अंदर समायोजन में बताई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समायोजन, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए इस तरह से। अब देखिए आगे, देनदार में से 20,000 का डूबत ऋण आपको अभिलिखित करना है, और 10% आपको अनामत भी रखना है देनदार में से। तो देनदार में से आपको पहले तो डूबत ऋण की व्यवस्था करना है यहाँ पर, तो डूबत ऋण यहाँ पर है 30,000 अभिलिखित करना है, और 10% डूबत ऋण अनामत की व्यवस्था करना है, इस तरह बोला गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले देनदार में चलेंगे, पक्की तलपट में। पक्की तलपट में यहाँ पर डूबत ऋण देखिए 2,30,000 है, अनामत डूबत ऋण समायोजन में कितना व्यवस्था करना है 30,000, हमने 30,000 व्यवस्था किया। अब बचा कितना 2 लाख बचा, 2 लाख बचा, और उसके बाद इस पर आपको अनामत की व्यवस्था करनी है। अनामत की व्यवस्था 10% है, तो जो बचा उसका 10%, यानी 2 लाख का 10% कितना हुआ 20,000, तो 20,000 हमने डूबत ऋण अनामत की व्यवस्था कर दिया। जो बचेगा बाहर लिखेंगे, तो बाहर कितना लिखेंगे 1,80,000 बाहर हो गया। अब ये दोनों देखिए, डूबत ऋण जैसे पिछले सवाल में था, डूबत ऋण अनामत ए यानी समायोजन का, और डूबत ऋण समायोजन का, दोनों 30,000 और 20,000, इसको लाएंगे लाभांश खाते में। ये देखिए लाभांश खाते में डूबत ऋण कितना निकला है 30,000, 30,000, और डूबत ऋण अनामत ए ये कितना था 20,000, 20,000, इसको भी हल कर लेंगे तो दोनों कोष्टक बंद हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा टोटल 83,000, और 83,000 में से इसको माइनस करके बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 33,500, 33,500। इस तरह से आपका ये समायोजन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है पूंजी पर 10% ब्याज देना है, आहरण पर 6% ब्याज वसूल करना है। जैसे इसके पहले हमने सवाल की ना उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो ये देखिए पूंजी पर 10% ब्याज है तो 33,000 हो जाएगा, यहाँ पर 33,000 एक असर इसको यहाँ बता देंगे। और आहरण पर ब्याज है तो आहरण पर ब्याज 26,400 का निकाल लेंगे तो 1,584 हो जाएगा, 84। और अब इसको क्या करेंगे, ये पूंजी का ब्याज आपको बताया मैं कि जो है पीढ़ी के लिए खर्च के रूप में होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको उधार पक्ष में ले जाएंगे लाभांश खाते में।
तो लाभांश खाते के उधार में पूंजी पर ब्याज 33,000। तो ये देखिए लाभांश खाता, यहाँ पूंजी पर ब्याज 33,000, 33,000 पूंजी का ब्याज दिया। और आहरण का ब्याज पीढ़ी के लिए आवक होती है, तो ये आहरण का ब्याज लिख देंगे 1584 रुपया, आहरण का ब्याज। 2 असर इसकी हो गई। फिर उसके बाद अब लास्ट है अस्थायी संपत्तियों पर 10% समान हफ्ता की पद्धति से घिसाई गिनी है। आपने देखा था कि समान हफ्ता की पद्धति अपने घिसाई के चैप्टर में देखा है कि मूल कीमत पर घिसाई गिनी जाती है। तो आपको यहाँ मूल कीमत सवाल में भी दे दिया है, देखिए यहाँ पर लागत कीमत दे दिया है। तो लागत कीमत का सीधा अपने घिसाई निकाल लेंगे, 10% कितना आएगा, 60,000 आएगा। तो 60,000 घिसाई इसकी आएगी। इसलिए आपको हिंट दिया है इसके अंदर कि लागत कीमत पर घिसाई गिनने के लिए आपको इसका उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर अस्थायी संपत्तियाँ, ये अस्थायी संपत्तियाँ कितने घिसाई हम गिनेंगे, इस पर 60,000 घिसाई गिनेंगे। और अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे, 10% गिन लेंगे 480 पर, तो 48,000 तो आपको गलत हो जाएगा। तो सीधी रेखा पद्धति है, समान हफ्ता, तो आपको लागत कीमत पे घिसाई गिनना, 60,000 आएगा, बाहर करेंगे 4,20,000। तो विद्यार्थी मित्रों हमारे सारे समाधान कंप्लीट हो गए। और उसके बाद इसके दूसरी असर ले लेंगे अस्थायी संपत्तियों पर घिसाई लाभांश खाते के उधार पक्ष में। तो ये लाभांश खाता है, इसका उधार पक्ष यहाँ पूरा हो गया है, तो हमने नए पेज पर आगे बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको घिसाई 60,000। और लगभग सारी एंट्री कंप्लीट कर लिया हमने, एंट्री हो गई, समाधान हो गया। और अब इसका हम टोटल देख लेते हैं जरा। तो चलिए सबसे पहले व्यापार खाता है। व्यापार खाते के अंदर अपने पास 2 रकम है, 8,02,000 और 1,83,000, दोनों प्लस कर देंगे तो इसका टोटल हो रहा है 9,85,000, 9,85,000। और उसके बाद इसको लाएंगे उधार पक्ष में 9,85,000। और उसमें से यहाँ पर रकम हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सारी रकम हमने बाहर कर दिया है, यानी वो हमारा सब हिसाब बराबर है। 88,000, 285,400 और 3,300 रकम है, और 21,000 इसको माइनस कर देंगे तो 5,87,300, 5,87,300। ये जो अमाउंट आई ये सकल लाभ हुआ 5,87,300। कहाँ ले जाएंगे इसको, लाभांश खाते में। तो ये देखिए नीचे लाभांश खाता हमने बनाया, तो यहाँ लाएंगे सकल लाभ व्यापार खाते से लाए 5,87,300, और इसको लिख करके और फिर अब यहाँ भी वही करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो इसका जमा पक्ष का टोटल खाली इतनी एंट्री है 5,87,300, 15,400, 1,584 और 19,600। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कुछ भाग यहाँ बनाए, तो इसको जमा पक्ष में लिख देंगे टोटल के रूप में 6,23,884, 6,23,884। और ये उधार में ला देंगे, उधार पक्ष में 6,23,884, 6,23,884, इसको लिख दिए। और अब इसके बाद इसका जो उधार पक्ष का ये सारी एंट्रियाँ इसमें ये सब माइनस कर लेंगे, जो भी रकम में लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसको माइनस करने के बाद जैसे 11,000 है, 1,00,000 है, 50,600 है, 15,500, 33,000, और उसके बाद जो है 33,500 है और 60,000 है। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3,20,000, 3,20,284, 284। ये आपका अंतर आया। ये जमा शेष है तो ये शुद्ध लाभ आया। पूंजी खाते में लाएंगे तो पूंजी खाते में शुद्ध लाभ लिखेंगे 3,20,284, और इसको प्लस कर देंगे सभी रकम को। तो इनको प्लस करने के बाद रकम आएगी यहाँ पर 6,83,284, 6,83,284। और उसमें से आहरण और उसका ब्याज दोनों मिला के 27,984 हो रहा है, 27,984 हो रहा है। और दोनों को घटा देंगे एक साथ जोड़ करके, तो ये रकम हो जाएगी 6,55,300, 6,55,300 रकम आ गई, 6,55,300। और उसके बाद यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का अपना हिसाब रह गया था, 1,10 था, उसमें 88,000 ब्याज का जोड़ देंगे, 1,18,800, इसको बाहर कर लेते हैं, 1,18,800 बराबर। फिर देनी हुंडियाँ लिख दिया है हमने 27,500, और 1,55 जो है इसका लेनदार का हिसाब हो गया है। अब इनका सबका टोटल करेंगे तो कुल योग आ रहा है 9,56,600, 9,56,600। और उसके बाद दायित्व पक्ष का देख लेंगे, संपत्ति पक्ष का। तो संपत्ति पक्ष में संपत्तियां 420 हैं, 1,10 प्रोविडेंट फंड का विनियोग है, 1,80 देनदार की बाकी है,
16,500 10,000 हुआ ये, और 35,100 के बाद 2,000 और 1,83,000 अंतिम स्ट्रोक। इनको जोड़ देंगे तो 9,56,600 उसका टोटल आ रहा है 9,56,600। तो इसका दोनों टोटल आपका मिल गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये प्रश्न पूरा ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप जो प्रश्न करेंगे अब आपको धीरे धीरे समाधान कैसे होता है, टोटल कैसे होता है, आपको धीरे धीरे ख्याल आएगा। एक एक सवाल अच्छी तरह से समझें और फिर पुस्तक के आधार ले करके फिर उसके बाद आप उसको समझ करके फिर अपने आप हल करें, और फिर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसको देख करके चेक करके हल करें। धन्यवाद।